जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी जैसा कि इस समय डेली हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, तो आप सभी इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर सॉल्व किया कीजिए ताकि आपको पता चले कि आपको कितना आ रहा है और किस टॉपिक पे नहीं आ रहा है। जो टॉपिक पे नहीं आ रहा हो उस टॉपिक को पुनः पढ़ लें। तो इस क्लास को आप सभी अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। तो हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है? क्या कि पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है? राम कुमार वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने किया है। किसने किया है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन हमारा है कि खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? क्या कि खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? ब्रज भाषा, अवधी भाषा, दक्षिणी हिंदी या अपभ्रंश? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अपभ्रंश भाषा से हुआ है। किससे? अपभ्रंश भाषा से हुआ है। अपभ्रंश में भी सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी? क्या काव्य रचनाओं की जो भाषा है वह कौन सी थी? प्राकृत भाषा, ब्रज भाषा, संस्कृत भाषा या खड़ी बोली? तो सूरदास और नंददास की जो काव्य रचना है वह ब्रज भाषा में थी। किसमें? ब्रज भाषा में थी। नंददास जी की रचना है रूप मंजरी, रस मंजरी और राष्ट्र पंचाध्यायी। सूरदास की आप सभी जानते हैं सूर सारावली, इस प्रकार से हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? हिंदी का सामासिक संस्कृत वहन का, तो ऑप्शन ए 343, ऑप्शन बी 348, ऑप्शन सी 249, ऑप्शन डी 351। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 351। 351 में हिंदी का सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व दिया गया है और 343 में दिया गया है कि संघ की राजभाषा, क्या संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी। अगला क्वेश्चन है, लिपि किसे कहते हैं? क्या कि लिपि किसे कहते हैं? अंकित करने को, लिखित ध्वनि संकेतों को, बोलने के तरीकों को, चित्रों को। तो जो हम बोलते हैं वह हमारी ध्वनि होती है, संकेत होता है, उसी को जब हम लिखते हैं तो हमारी वो लिपि कहलाती है। तो क्या है? लिखित ध्वनि संकेतों को, यानी ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। क्या सही होगा? ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। लिपि किसे कहते हैं? लिखित ध्वनि संकेतों को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ था? हमें बताना है कि देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम
किस राज्य में हुआ था? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या गुजरात? तो जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा गुजरात में। जो देवनागरी लिपि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है वह गुजरात में प्राप्त हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम बताना है। क्या बताना है? सही अनुक्रम बताना है। शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद। दूसरा है शब्द, वाक्य, ध्वनि, पद नहीं। पहला, तीसरा ऑप्शन में पहला पद, वाक्य, ध्वनि, शब्द नहीं। सबसे पहले हम ध्वनि होती है, उसके बाद हम उन ध्वनियों को जब हम लिखित रूप से करते हैं तो शब्द बनाते हैं। शब्द के बाद हमारा पद क्या होता है? जो छोटे छोटे शब्द बनाते हैं वो व्याकरण की दृष्टि से सही होने चाहिए, तो जो बनेगा तो पद कहलाएगा। फिर हम उन सभी पदों को, उन सभी शब्दों को एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो वो हमारा वाक्य कहलाएगा। यानी इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु से भाषा बनी है? यानी भाषा किस धातु से बनी है? भाक धातु से, वाक से, बटु से नहीं। भाषा जो है भास धातु से बनी हुई है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक स्वर वाला शब्द है। अनुनासिक वर्ण जो होता है वह माँ और ना होता है। क्या होता है? माँ और ना होता है। तो मंजन अन आ गया है यह शब्द, अनुनासिक स्वर वाला शब्द। अंजन, पाँव, हिंदी। तो जो हमारा राइट आंसर होगा ये पाँव होगा। क्या होगा? पाँव होगा, क्योंकि इसमें चंद्र बिंदी का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है? उच्चारण स्थान के आधार पर ये जो अ होता है व्यंजन है, ये अ वर्ण कैसा है उच्चारण स्थान के आधार पर? तालव्य, मूर्धन्य, कंठ्य, ओष्ठ। तो कैसा वर्ण है? तालव्य वर्ण या तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आएगा। इसके बाद है हमें एक गद्यांश है। इस गद्यांश को हम सभी पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इससे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसे हम हल करेंगे। तो एक अंग्रेज डॉक्टर कहता है कि नगर में दवाई लदे हुए 20 गधे, क्या? नगर में दवाई लदे हुए 20 गधे ले जाने से एक हथौड़े आदमी को ले जाना अधिक लाभकारी होता है। हंसी शरीर के स्वास्थ्य का शुभ संवाद देने वाली है। एक साथ ही शरीर और मन को प्रसन्न करती है, पाचक शक्ति बढ़ाती है, रक्त को चलाती है, अधिक पसीना लाती है। हंसी एक शक्तिशाली दवा है। एक डॉक्टर कहता है वह जीवन की मीठी मदिरा है। डॉक्टर ह्यूयड कहते हैं कि आनंद से बढ़कर
बहुमूल्य वस्तु मनुष्य के पास और नहीं है। कार्लाइल एक राजकुमार था। कार्लाइल एक राजकुमार था, संसार त्यागी हो गया था। वह कहता है कि जो जो जी से हंसता है वह कभी बुरा नहीं होता। जी से हंसो, तुम्हें अच्छा लगेगा। अपने मित्र को हंसाओ, वह अधिक प्रसन्न होगा। शत्रु को हंसाओ, शत्रु को जब हंसाओगे तो क्या होगा, वह तुमसे घृणा कम करेगा। एक अनजान को हंसाओ, तुम पर भरोसा करेगा। उदास को हंसाओ, उसका दुख घटेगा। निराश को हंसाओ, उसकी आशा बढ़ेगी। एक बूढ़े को हंसाओ, वह अपने को जवान समझने लगेगा। एक बालक को हंसाओ, बाल लिखा है लेकिन बालक होगा। एक बालक को हंसाओ, उसके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। वह प्रसन्न और प्यारा बालक बनेगा। पर हमारे जीवन का उद्देश्य केवल हंसी ही नहीं है। हमको बहुत काम करने हैं, तथापि उन कामों में, कष्टों में और चिंताओं में एक सुंदर अतिरिक्त हंसी, बड़ी प्यारी वस्तु भगवान ने दी है। तो इस गद्यांश को हम सभी ने पढ़ लिया है। अब इसके अंतर्गत क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, हंसी शरीर के लिए कैसी लाभदायक है। कैसे लाभदायक है। वह पाचन शक्ति को बढ़ाती है, सही बोला गया है, गद्यांश में था। वह रक्त का प्रभाव तीव्र करती है, वह अधिक पसीने लाती है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, उपयुक्त तीनों होगा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, पाचन शक्ति का समास विग्रह कीजिए। जो पाचन शक्ति है उसका हमें समास विग्रह करना है। पाचन से शक्ति, पाचन में शक्ति, पाचन और शक्ति। पाचन की शक्ति, क्या पाचन की शक्ति, यानी हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कार्लाइल के अनुसार हंसी से शत्रु क्या होगा। आप सभी ने गद्यांश को पढ़ा है, मैंने भी पढ़कर आप सभी को सुनाया है। दिल का द्वेष, हंसी से शत्रु का दिल द्वेष से भर जाएगा, नहीं। कि घृणा बढ़ जाती है, नहीं। वार करना भूल जाता है, नहीं। क्या हंसी से शत्रु की घृणा भी कम हो जाती है, बताया गया था गद्यांश में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अंग्रेज डॉक्टर ने दवाइयों से लदे 20 गधों के बजाय 20 गधों के बजाय एक हंसोड़ को ले जाना अच्छा क्यों माना है। दवाइयाँ महंगी पड़ती हैं, गधे बहुत परेशान करते हैं, या हंसोड़ व्यक्ति बीमारियों को हंसी से भगा देता है, हंसोड़ गधों से कम नहीं होता है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा कि हंसोड़ व्यक्ति बीमारियों को हंसी से या लोगों को हंसा हंसा कर भगा देता है, यानी उस व्यक्ति की बीमारी आधी हंसने से ही कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निषेधात्मक वाक्य छांटिए, यानी निषेधात्मक वाक्य हमें छांटना है। हंसी शरीर के स्वास्थ्य का शुभ संवाद देने वाली है। जी से हंसो, तुम्हें अच्छा लगेगा। शत्रु को हंसाओ, तुमसे कम घृणा करेगा। आनंद से बढ़कर बहुमूल्य वस्तु मनुष्य के पास नहीं है। क्या निषेधात्मक पूछा था और इसमें भी निषेधात्मक आ गया है, नहीं है।
यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, शुद्ध शब्द का चयन करना है, यानी शुद्ध शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए सच्चिदानंद गलत है, सच्चिदानंद गलत है, सच्चिदानंद गलत है। ऑप्शन बी है सच्चिदानंद, ऑप्शन बी सही हो जाएगा शुद्ध शब्द में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, सिंह पंचानन पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से हमें एक शुद्ध वर्ग का चयन करना है। सिंह पंचानन नाहर मृगारी। पंचानन जो है वह हनुमान जी का पर्यायवाची है, बाकी सिंह नाहर मृग ये सिंह के यानी शेर के पर्यायवाची हैं, तो यहाँ पंचानन अगर ना होता तो सही हो जाता। सूर्य रवि दिनकर ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। तरणी नाव का पर्यायवाची हो जाता है। अग्नि पावक अनल और कृषाणु यह आग के पर्यायवाची हैं। महेश शिव का पर्यायवाची, भूतेश शिव का, सतीश शिव का, लेकिन जो रमेश है यह विष्णु का पर्यायवाची होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी सही है, सॉरी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अग्नि पावक अनल और कृषाणु। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कोई क्या कहता है आप चिंता मत कीजिए, वाक्य में सर्वनामों की संख्या बतानी है। 3 2 3 2 1 और 4। तो यहाँ पर हमें सर्वनाम गिनना है। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम, आप पुरुषवाचक सर्वनाम में अन्य पुरुषवाचक है। तो सर्वनामों की संख्या कितनी आ गई, सर्वनाम की संख्या हमें 3 निकल कर आई है। तो हमारा राइट आंसर ए सही हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कपिधन ईश का संधि संयोजन हमें बताना है। तो आप सभी को पता है कपिधन ईश, यहाँ पर ई है छोटी वाली और यहाँ पर बड़ी ई, तो कपीस शब्द बनेगा। लेकिन अगर इसमें हमसे पूछ ले कौन सी संधि है, तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होती है। क्या दीर्घ स्वर संधि है। उम्मीद है आप सभी को क्लासेस पसंद आई होंगी। बस आप सभी सहयोग बना के रखिए, प्रेम अपना बना के रखिए। मुझसे जितना भी हो पाएगा मैं उतना अच्छा करने की कोशिश करूँगा। आप सभी इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट और लोगों को जोड़ने के लिए भी बोलते रहिए। लोगों को अपने, आपका ये अपना चैनल है, आपका अपना परिवार, इसमें लोगों को जितना अधिक जोड़ते रहेंगे उतना हमें भी उत्साह खुशी होती है कि हाँ आप सभी का साथ मिल रहा है। आपकी क्लास को बहुत बड़ी ना करते हुए अब आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।